नमस्कार। आज हम एक काफी अहम राजनयिक दौरे पर बात करने वाले हैं। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 5 देशों की यात्रा। 9 दिन में वो घाना, ट्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और फिर नामीबिया गए। हाँ, जून जुलाई की बात है ये। बिल्कुल। तो हमारी चर्चा का आधार है एक लेख, मोदी की पंचराष्ट्र राजनयिक यात्रा, वैश्विक दक्षिण में भारत का नेतृत्व। हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस दौरे के मायने क्या हैं और ये भारत की विदेश नीति के बारे में क्या इशारा करता है। हाँ, क्योंकि ये करीब एक दशक में प्रधानमंत्री की सबसे लंबी विदेश यात्रा थी। 3 महाद्वीप कवर किए। 3 महाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन। और ये ऐसे समय में हुआ जब भारत ग्लोबल साउथ में विकासशील देशों के बीच अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसके अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये 5 देशी क्यों चुने गए? क्या ये बस ऐसे ही था? नहीं, ये महज संयोग तो बिल्कुल नहीं था। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी विदेश नीति को कैसे पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़ा रहा है। अच्छा। हाँ, फोकस अब अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन जैसे क्षेत्रों पर भी है और खास तौर पर ये दक्षिण सहयोग पर भारत के बढ़ते जोर को दिखाता है। विकासशील देशों के बीच आपसी साझेदारी। जी बिल्कुल। दौरे की शुरुआत तो अफ्रीका से हुई, घाना से। वहाँ कुछ सांस्कृतिक समझौते हुए, संगीत वगैरह पर। हाँ, 4 MOU हुए, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारंपरिक संगीत पर। सुनने में ये शायद सॉफ्ट लगे। हाँ, वही मैं सोच रहा था, इसका कोई गहरा मतलब भी है। बिल्कुल है। ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है, संस्कृति, लोगों के बीच जुड़ाव। लेकिन घाना पश्चिमी अफ्रीका में एक अहम अर्थव्यवस्था भी है, तो ये सांस्कृतिक रिश्तों के साथ साथ एक तरह से आर्थिक और रणनीतिक पहुंच भी है। अच्छा, फिर वो गए कैरिबियन, ट्रिनिदाद और टोबैगो। 25 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। सोचिए, वहां की लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ये दौरा ना सिर्फ उन प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव मजबूत करता है, बल्कि पूरे कैरिबियन क्षेत्र के साथ व्यापार और सहयोग के, आप कह सकते हैं, नए दरवाजे खोलता है। तो प्रवासियों का महत्व भी इसमें दिखता है। बिल्कुल। फिर फोकस आया दक्षिण अमेरिका पर, अर्जेंटीना और ब्राजील। अर्जेंटीना के साथ क्या बात हुई? कृषि। हाँ, कृषि और तकनीक। देखिए, अर्जेंटीना कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक है और भारत को खाद्य सुरक्षा चाहिए। सही। तो ये साझेदारी दोनों की जरूरतें पूरी करती हैं, तकनीक का लेन देन, कृषि व्यापार, ये सब। और ब्राजील, वो तो ब्रिक्स का सदस्य भी है, भारत का पुराना साथी। जी, ब्राजील के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी बहुत अहम है। इस बार नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, डिजिटल तकनीक, इन सब भविष्य के क्षेत्रों पर बात हुई। अच्छा। वो अहम समझौते हुए और ये खनिज संपदा से जुड़े थे। यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प। असल में नामीबिया यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल से भरपूर है। रेयर अर्थ्स, जो आजकल हर जगह चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह। तो इन समझौतों से भारत इन जरूरी संसाधनों तक अपनी पहुंच सुरक्षित कर रहा है। ये तो आत्मनिर्भर भारत से भी जुड़ता है। फिर सीधे तौर पर जुड़ता है, अपनी जरूरत की चीजें बाहर से हासिल करके देश को मजबूत बनाना। तो ये सिर्फ अलग अलग देशों के साथ डील नहीं थी, इसके पीछे कोई बड़ी तस्वीर है। इन सब का मिलाजुला असर क्या होगा? सही पकड़ा आपने। इसके कई बड़े प्रभाव हैं। एक तो व्यापार बढ़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कृषि, खनन, ऊर्जा। हाँ, इन सब में अरबों डॉलर के नए बाजार खुल सकते हैं। दूसरा, भारत खुद को विकासशील देशों के एक भरोसेमंद साथी के तौर पर पेश कर रहा है। अच्छा। अक्सर बड़ी शक्तियां इन देशों पर कम ध्यान देती हैं, तो इनके साथ जुड़कर भारत अपने बड़े लक्ष्यों के लिए समर्थन भी जुटा रहा है, जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट। और ये जो ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की बात है, उससे ये सब कैसे जुड़ता है? देखिए, जिन देशों का दौरा हुआ उनमें से कई की चुनौतियां और अनुभव भारत जैसे ही हैं। हाँ, विकासशील देश हैं सब। बिल्कुल। तो उनके साथ साझेदारी करके भारत एक तरह से विकासशील दुनिया की आवाज बन रहा है। ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश है जहां ताकत कुछ ही देशों के पास न हो, एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अच्छा। तो इस लिहाज से देखें तो ये यात्रा वैश्विक कूटनीति को एक नया रूप देने की कोशिश है, जिसमें भारत एक केंद्रीय भूमिका चाहता है। तो संक्षेप में कहें तो ये 5 देशों का दौरा भारत की एक सोची समझी कूटनीति का हिस्सा था। हाँ, लक्ष्य सिर्फ व्यापार या समझौते नहीं, बल्कि
ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर एक ज्यादा बराबरी वाली वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ना। बिल्कुल सही। और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात भी है। क्या? कि ये जो नई साझेदारियां बन रही हैं, मजबूत हो रही हैं, इनका भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर और दुनिया में उसके प्रभाव पर आने वाले सालों में क्या असर पड़ेगा? क्या हम वाकई वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं?